नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। मैग्नेटर्स से उत्सर्जित क्षणिक उच्च ऊर्जा स्पंदन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियों की मांग की। सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए परामर्शिका जारी की। प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों की अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए समर्पित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स के विनियमन के लिए परामर्शिका जारी की और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार श्रेणी ए के 61% विद्युत संयंत्र वर्ष 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने उत्सर्जन मानकों के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र से। मैग्नेटर्स से निकलने वाले क्षणिक उच्च ऊर्जा स्पंदन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दरअसल मैग्नेटर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। आमतौर पर एक न्यूट्रॉन तारे में चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना ज्यादा प्रभावी होता है। हालांकि एक मैग्नेटर में चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना तक ज्यादा मजबूत हो सकता है। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और वो धीरे धीरे विलोपित होने लगता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बंध बनाकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। उच्च द्रव्यमान वाले तारे अनवरत रूप से तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में विलीन होते रहते हैं। मैग्नेटर्स प्रचंड विस्फोटों को सहन करते हैं। इन विस्फोटों की अप्रत्याशित प्रकृति और 1 सेकंड के मात्र 10वें हिस्से की कम अवधि के लिए सक्रिय रहने की वजह से इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन विस्फोटों को समझने के लिए पहला प्रमाण खोजा है। ये माना जाता है कि मैग्नेटर्स में विस्फोट उनके चुंबक मंडल में अस्थिरता या उनके क्रस्ट में उत्पन्न एक तरह के भूकंप के कारण की वजह से हो सकता है। ये स्टार क्वैक मैग्नेटर्स के चुंबक मंडल में तरंगों का निर्माण करते हैं। इन तरंगों को आल्फ वेन तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे एक दूसरे से अंतर क्रिया करते समय ऊर्जा का प्रसार करती हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियों की मांग की है। ये खबर पेपर 2 के टॉपिक शासन एवं पारदर्शिता से संबंधित है। इन संशोधनों का प्रस्ताव आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे के लिए शोधन अक्षमता कानून समिति ने प्रस्तावित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है। इसमें प्रस्तावित किए गए प्रमुख संशोधन हैं: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए 30 दिनों के भीतर योजना को स्वीकृति देना अनिवार्य किया गया है। स्वीकृति देने में विलंब के लिए लिखित में कारण प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है। याचिका को स्वीकार करने की तिथि की बजाय याचिका दायर करने की तिथि से लुक बैक अवधि को प्रभावी बनाकर इसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि देनदारों के पूर्व फाइलिंग लेन देन की जानकारी के लिए एक व्यापक योजना बनाई जा सके। आइए अब आपको बताते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। दरअसल ये संहिता दिवाला समाधान से संबंधित मुद्दों के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। ये दिवाला और शोधन अक्षमता की कार्रवाई के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलू से अलग करती है। कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवालियेपन की समस्या का समाधान करने के लिए ये एक समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करती है। इस प्रक्रिया के तहत यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले एक दिवाला पेशेवर की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद मोरेटोरियम टाइम होता है 330 दिन का और इसके पश्चात एक क्रेडिट कमेटी का गठन किया जाता है जो कि 66% लेनदारों को स्वीकृत करती है। अगर ये 66% लेनदार हाँ कहते हैं तो योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता है और यदि इन लेनदारों का जवाब ना में होता है तो ये परिसमापन में चला जाता है। आपको बता दें कि दिवाला एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ होती हैं। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों का सम्मान करने या लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वो शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए आवेदन करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी की परिसंपत्ति और संपदा लेनदारों और स्वामियों को दोबारा वितरित कर दी जाती है।
अगली खबर उद्योग क्षेत्र से। सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए परामर्शिका जारी की है। कार निर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है ताकि भविष्य में कारें भी एथेनॉल से चल सकें। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाहनों का वो रूपांतरित संस्करण है जो गैसोलीन और एथेनॉल मिश्रण के कई स्तर वाले मिश्रित पेट्रोल से संचालित होता है। वर्तमान में ब्राजील में इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इससे लोगों को ईंधन को प्रतिस्थापित करने का विकल्प प्राप्त हो गया है। फ्लेक्स ईंधन या फ्लेक्सिबल ईंधन गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लाभ की बात करें तो ये जैव ईंधन का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है जो पेट्रोल से बेहतर है क्योंकि ये आयात का विकल्प प्रदान करता है, लागत प्रभावी है, प्रदूषण मुक्त है और स्थानीय है। पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2025 तक कर दी गई है। इससे अधिशेष खाद्यान्न की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है क्योंकि अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है। हालांकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि उत्पादन लाइनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में ऑटो कंपनियों से अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। एथेनॉल इंजन में जंग का कारण बन सकता है और उससे क्षति भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा इथेनॉल गैसोलीन की तरह किफायती नहीं है क्योंकि ये समान स्तर की ईंधन दक्षता प्रदान नहीं करता है। अगली खबर दूध उत्पादन से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए समर्पित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया है। इसके विकासकर्ता हैं भारतीय मानक ब्यूरो और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अनुरूपता मूल्यांकन योजना अपनी तरह की पहली प्रमाणन योजना है। इसने पूर्ववर्ती BIS ISI चिन्ह और NDDB गुणवत्ता चिन्ह एवं कामधेनु गाय वाले एकीकृत लोगों को एक साथ उत्पाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रक्रिया प्रमाणन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। इससे पहले उत्पाद और प्रक्रिया प्रमाणन का कोई एकीकृत तंत्र नहीं था। इससे डेयरी संयंत्रों के लिए एंड टू एंड प्रमाणन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आपको बता दें कि NDDB प्रक्रिया और BIS उत्पादों के प्रमाणीकरण में भी शामिल रहे हैं। इस अनुरूपता मूल्यांकन योजना के कई लाभ होंगे। इससे प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा और डेयरी मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सकेगा। संगठित क्षेत्र में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। डेयरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति का विकास किया जा सकेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है। दरअसल जैतून तेल के बाद मिल्क पाउडर ऐसा दूसरा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट का खतरा विद्यमान है। दूध में की जाने वाली कुछ प्रमुख मिलावटों में यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट, अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, शर्करा और मेलामाइन शामिल हैं। इनका स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगली खबर शिक्षा जगत से। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स के विनियमन के लिए परामर्शिका जारी की है। ये कदम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में विभिन्न शिकायतों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। इन शिकायतों में मंत्रालय को ये सूचित किया गया है कि कुछ एडटेक कंपनियां अभिभावकों को निःशुल्क सेवाओं का प्रस्ताव देकर प्रलोभित कर रही हैं। इस परामर्शिका में भुगतान के लिए स्वचालित डेबिट विकल्प को नहीं चुनना, ऋण के लिए साइन अप न करना और क्रेडिट या डेबिट कार्ड पंजीकरण को नहीं चुनना आदि शामिल है। इसके अलावा इसने किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देश में उल्लिखित बाल सुरक्षा दिशा निर्देशों को पढ़ने और उनका अनुपालन करने का सुझाव भी दिया है। हालांकि शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी एडटेक उद्योग से संबंधित सामाजिक और नैतिक चिंताएं भी विद्यमान हैं, जैसे कि पक्षपात आधारित कंटेंट का वितरण, करियर के निर्णयों पर इसके निहित प्रभाव होंगे, शिक्षकों के कौशल विकास और पुनः कौशल प्रदान करने के कम प्रयास करना और विनियामक अनुमोदन के बिना कंटेंट का मानकीकरण और मॉडरेशन भी शामिल है। एडटेक एक अधिक आकर्षक, समावेशी और व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के लिए कक्षा में सूचना तकनीकी उपकरण प्रस्तुत करने का विकल्प है। ये डायरेक्ट टू द डिवाइस मॉडल का उपयोग करके व्यापकता और गति को सक्षम बनाता है। ये भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है। इससे छात्रों को शीर्ष संस्थानों से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारत में एडटेक में 4500 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। एडटेक उद्योग के विनियमन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एडटेक कंपनियों द्वारा डेटा संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और संभावित मुद्रीकरण जैसे पहलुओं पर स्पष्टता की कमी है। अनधिकृत लोगों और समूहों द्वारा इस संवेदनशील डेटा के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के परिणाम स्वरूप सोशल इंजीनियरिंग, वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी, साइबर धमकी, उपयोगकर्ता ट्रैकिंग, पहचान की चोरी आदि अपराध हो सकते हैं। एडटेक कंपनियों की गोपनीयता नीतियां अनिश्चित और अस्पष्ट हैं।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार श्रेणी ए के 61% विद्युत संयंत्र वर्ष 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने उत्सर्जन मानकों के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2015 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कठोर उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश देने वाली एक अधिसूचना जारी की थी। ताप विद्युत संयंत्रों के पास प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होना जरूरी है, जैसे SO2 के नए उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयां, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रणालियां। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जो कि निलंबित कणिकीय पदार्थों यानी PM पर नियंत्रण के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा जल की खपत को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग टावर्स की स्थापना करना शामिल है। इसके तहत ताप विद्युत संयंत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणी ए के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में अनुपालन की समय सीमा वर्ष 2022 निर्धारित की गई। श्रेणी बी के तहत गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर प्राप्ति शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में वर्ष 2023 अनुपालन की समय सीमा लगाई गई। इसके अलावा श्रेणी सी के तहत शेष संयंत्रों को शामिल किया गया। इनके लिए अनुपालन की समय सीमा वर्ष 2024 निर्धारित की गई। शुरुआत में समय सीमा वर्ष 2017 निर्धारित की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल 2021 में एक टास्क फोर्स गठित किया था। इस टास्क फोर्स ने उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एक संशोधित समय सीमा प्रदान की थी। साथ ही ताप विद्युत संयंत्र इकाइयों को 3 श्रेणियों A, B और C में विभाजित किया था। हालांकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक श्रेणी A के 61% संयंत्र निर्धारित समय सीमा में अपने उत्सर्जन मानकों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीनों श्रेणियों से संबंधित कुल कोयला विद्युत क्षमता का 35% निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अधिकांश TPP जिनके द्वारा उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की संभावना है, वो केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद निजी क्षेत्र का स्थान है। कोयला आधारित TPP सल्फर डाइऑक्साइड में 50%, नाइट्रिक ऑक्साइड में 30% और पार्टिकुलेट मैटर में 20% से ज्यादा का योगदान करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कार्ड टोकनाइजेशन। RBI ने ऑनलाइन लेन देन के लिए कार्ड संबंधी टोकन व्यवस्था के क्रियान्वयन या प्रवर्तन को 6 महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये निर्णय कार्ड टोकनाइजेशन दिशा निर्देशों पर विभिन्न अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के बाद लिया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्ड के विवरण को एक विशिष्ट कोड या टोकन के रूप में बदल दिया जाता है। इसके तहत कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा ये डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसके तहत केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। ये परियोजना दक्षिण में स्थित तिरुवनंतपुरम को उत्तर में स्थित कासरगोड से जोड़ेगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये केरल सरकार और रेल मंत्रालय के बीच संचालित एक संयुक्त उद्यम है। अगला है एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन। दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। इस संशोधन में दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मौजूदा 1 वर्ष के अभ्यास की जगह अब कम से कम 2 वर्षों के लिए वाणिज्यिक एवं कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे। साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए सामान्य IP विवरण रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट टेलीफोनी विवरण को भी बनाए रखना अनिवार्य होगा। ये कदम सरकार की ओर से सुरक्षा कारणों को देखते हुए उठाया गया है। एकीकृत लाइसेंस से मतलब है एक एकीकृत लाइसेंस ऑपरेटर से सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करना। आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा, इसे भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सेना के रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक इन हाउस मैसेजिंग सेवा है। इसे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के तौर पर सेना के इंटरनल नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विकल्पों सहित कई समकालीन विशेषताएं शामिल हैं। अभ्यास,
इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO ने इस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये एक ड्रोन है जिसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। ये गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है जो सबसोनिक गति पर लंबी स्थिर उड़ान बनाए रखने में सक्षम है। शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। आइए बात करते हैं इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की। ये विधेयक एसिड हमला, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है। साथ ही इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जांच, सुनवाई एवं अपील के निपटान में लगने वाले समय को भी कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट डेटा कंपनियों को पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। ये विधेयक आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम पर आधारित है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से दोबारा मान्यता प्राप्त हो गई है। मान्यता की पुनः बहाली खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत में डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा स्थायी रूप से मानव खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है जो खेल गतिविधियों और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से निर्मित और वित्त पोषित है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास आदि शामिल है। ऑलिव रिडले कछुए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 बड़ी नेस्टिंग साइट्स गहिरमाथा, देवी नदी मुहाने और ऋषिकुल्या पर ऑलिव रिडले कछुओं की टैगिंग के लिए एक पहल की शुरुआत की है। ऑलिव रिडले कछुओं को हृदय के आकार के जैतूनी हरे रंग के इनके खोल की वजह से ऑलिव रिडले नाम दिया गया है। ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। IUCN में इनकी स्थिति वल्नरेबल की होती है। इन्हें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। PN पणिक्कर। 1 मार्च 1909 को जन्मे PN पणिक्कर एक स्कूल शिक्षक थे और उन्हें केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन का जनक माना जाता है। उनकी पुण्यतिथि को रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। उनके जीवन मूल्य हैं नेतृत्व, समर्पण, करुणा और उदारता। PN पणिक्कर ने मानव संसाधन विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की नींव रखी थी। उनका संदेश था वाइचू वलारुका यानी पढ़ें और बढ़ें। केरल एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कानफेड के माध्यम से केरल राज्य साक्षरता मिशन के महत्वपूर्ण प्रसार में उनकी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने त्रावणकोर पुस्तकालय संघ की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।